नमस्कार साथियों, मैं नदीम अहमद आपके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट गुरुजी एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, अब मैं शुरुआत करने वाला हूं हिंदी वर्णमाला की, जो कि हमारा प्रथम चैप्टर रहेगा हिंदी का, क्योंकि हम संपूर्ण हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर वाइज चैप्टर। ये आज हमारा प्रथम चैप्टर है हिंदी वर्णमाला। तो साथियों, हिंदी वर्णमाला की शुरुआत करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला होती क्या है, वर्णमाला की परिभाषा क्या है और वर्ण क्या है। तो साथियों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वर्ण की परिभाषा क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि निम्नतम इकाई को हम वर्ण कहते हैं, जिसके और खंड ना किए जा सकें, अर्थात जिसको और छोटे छोटे टुकड़ों में ना बांटा जा सके। ऐसे संकेत, ऐसे भाषाई संकेत को हम वर्ण कहते हैं। इसी प्रकार से इन संकेतों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब इन समूह को हम मात्राओं के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर अलग अलग तरीके से बांटते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। तो चलिए साथियों, आज मैं मात्रा के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्वर और व्यंजन से। तो वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं, मेन रूप से स्वर और व्यंजन। तो शुरुआत क्योंकि हम स्वर से करेंगे, तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि स्वर क्या है। स्वर वह संकेत है, वह वर्ण है जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए बिना हम उच्चारित कर सकते हैं, हम उन्हें उच्चारित कर सकते हैं। अर्थात स्वर को उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतंत्र होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। तो साथियों, स्वर को भी हम तीन भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला ह्रस्व स्वर, जिसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर, जिसको गुरु स्वर भी कहते हैं और द्विमात्रिक भी कहते हैं। और तीसरा होता है प्लुत स्वर, जिसको त्रिमात्रिक कहते हैं। साथियों, बोर्ड पे मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, इसमें वर्णमाला, इसके बाद स्वरों को हम ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वरों में बांटेंगे। ह्रस्व स्वर को ही एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक और गुरु स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, ये आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। इसी प्रकार से दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। तो टोटल हमारे हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। कई जगह आप किताबों में देखते होंगे कि स्वरों की संख्या 13 दी हुई है। तो 13 इसलिए है क्योंकि इसमें आयोग वह अंग और आ को शामिल करने के बाद इनकी संख्या 13 हो जाती है, परंतु हिंदी में मूल स्वर जो हैं वो 11 ही हैं। तो आपको 11 ही संख्या याद रखनी है। 4 ये ह्रस्व स्वर हैं और 7 दीर्घ स्वर हैं। इस प्रकार से इनकी टोटल संख्या 11 हो जाती है। तो साथियों, ये तो हमारा रहा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की बात। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होता है। प्रायः इसका प्रयोग हिंदी भाषा में बहुत कम होता है। ये संस्कृत का स्वर है। संस्कृत भाषा में भी इसका प्रमुख उदाहरण ओम है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो प्राय यहाँ पर 3 मात्राओं के उच्चारण जितना समय लगता है, इसीलिए हम इसे प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो त्रिमात्रिक स्वर का एक सर्वप्रचलित उदाहरण जो है वो ओम है। तो इसको आपको याद रखना है। प्लुत स्वर के बारे में इतनी ही जानकारी काफ़ी है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अनुस्वार, अनुनासिक, आयोगवाह, विसर्ग और व्यंजन। तो साथियों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले व्यंजन, क्योंकि हमने स्वर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद मैं आपको व्यंजन वाला पोर्शन पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे स्वर के अलावा व्यंजन आ नहीं सकते। तो मैं इसको पहले हटाऊंगा, उसके बाद मैं आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा। तो साथियों, बने रहें, तब तक आप इसको नोट करें। तो साथियों मैं आपको पढ़ा रहा था व्यंजन और स्वर। तो स्वर का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका था। अब हम शुरू करते हैं व्यंजन। तो व्यंजनों में साथियों सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है। ये संख्या में 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। पूरा कवर्ग हो जाता है, चवर्ग हो जाता है, टवर्ग है, फिर तवर्ग है और फिर पवर्ग है। तो इस प्रकार से हमको याद रखने की हमारी सबसे आसान ट्रिक है कचट तप। कवर्ग का का, चवर्ग का चा, टवर्ग का टा, तवर्ग का ता और पवर्ग का पा। तो हम इससे इसको याद रख सकते हैं कचट तप। प्रत्येक खंड में 5-5 वर्ण हैं। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 और 5, 5 पचम 25
टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। तो इस प्रकार से हमको ये याद रखना है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। याद रखने की ट्रिक कचट तप है। चलिए साथियों, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दूसरा व्यंजन, जिसको हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। दूसरे नंबर पर हमारा शुरू होगा अंतःस्थ व्यंजन। साथियों, इसकी संख्या 4 है। या, रा, ला और वा, ये हमारे 4 अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर हमारा आता है, मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं, नंबर 3 पर हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। ये भी संख्या में 4 होते हैं। शा, षटकोण वाला शा, सा और हा। तो इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन 25, नंबर 2 पे अंतःस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। नंबर 3 पे ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। तो 25, 4, 29, 29 और 4, 33। इस प्रकार से 33 हमारे व्यंजन और 11 स्वर, अर्थात कुल जो मुख्यतः हिंदी वर्णमाला वर्णों की संख्या 44 है। प्रमुखतः यही वर्ण हमारे हिंदी वर्णमाला के समूह को बनाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में प्रमुख व्यंजनों की संख्या 44 है, जिसमें 33 व्यंजन हैं और 11 स्वर हैं, अर्थात कुल वर्णों की संख्या 44 है। इसके अलावा और भी वर्ण हैं, जैसे उत्क्षिप्त वर्ण हैं, संयुक्त व्यंजन हैं, तो उनको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं इसको पहले रफ करता हूं, उसके बाद आप इसको, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूं। तो मैं 2 सेकंड के लिए हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद मैं अब आपको, साथियों नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद नंबर 4 पर हमारा था संयुक्त व्यंजन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं कि संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे हुआ, किन किन वर्णों के संयोग से, किन किन वर्णों के संधि से इस संयुक्त व्यंजनों का निर्माण हुआ है। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, का प्लस षटकोण वाले सात से हमारा कक्षा वाला छा बनता है। ता प्लस रा से हमारा त्रा बनता है। जा प्लस ना से हमारा ज्ञा बनता है। शा प्लस रा से हमारा शरा बनता है। श्रृंखला वाला शरा बनता है। इस प्रकार से हमें ये याद रखना है। और नंबर 5 पर हमारा आता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या है साथियों? ये वह वर्ण हैं जो कि हमें विदेशों से हमारे यहाँ पर हमारी हिंदी में आए हैं, हमने इनको बाहर से लिया है। ख़ास करके ये अरबी और फ़ारसी के हैं। तो ये ज़ा और फ़ा, इसका प्रोनाउंसिएशन ज़ा और फ़ा होता है। इनका प्रयोग सर्वथा बहुत कम होता है। जो उर्दू के वर्ण हैं, उर्दू के शब्द हैं, शब्दावलियों में ही इन वर्णों का हम प्रयोग देखते हैं। तो हमें ये आगत व्यंजन में ये 2 वर्ण ध्यान रखने हैं, ज़ा और फ़ा। उत्क्षिप्त वर्ण नंबर 6 पर हमारा आएगा उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण में ड और ढ आता है। इनको उत्क्षिप्त वर्ण को ताड़नजात भी कहते हैं। उत्क्षिप्त वर्ण को ही ताड़नजात कहते हैं। अगर परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ताड़नजात वर्ण कौन से हैं या ताड़नजात वर्णों की संख्या कितनी है, तो साथियों याद रखना है ताड़नजात या उत्क्षिप्त वर्णों की संख्या 2 है। आगत व्यंजन ज़ और फ़ हैं। किंतु अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तब अगर उत्तर प्रदेश के परीक्षा प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 2 है। बट अगर आप सेंट्रल लेवल की परीक्षा दे रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आगत व्यंजनों की संख्या 4 है। तो साथियों में याद रखना है, हमारा मेन फोकस उत्तर प्रदेश परीक्षाओं को लेकर है। तो आपको उत्तर प्रदेश की दृष्टि से इतना ही याद रखना है कि आगत व्यंजनों की संख्या 2 है, और इसी प्रकार से हमारे उत्क्षिप्त वर्ण और ताड़नजात वर्णों की संख्या भी 2 है। तो साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 2 सेकंड के लिए हट रहा हूँ बोर्ड से, आपसे अनुरोध करूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ प्रकंपित वर्ण कौन सा है, लुंठित वर्ण कौन सा है, पार्श्विक क्या है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। तो आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
साथियों हमने नंबर 6 उत्क्षिप्त वर्ण तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम शुरुआत करेंगे आयोगवाह की। तो हिंदी में आयोगवाह की संख्या 2 है, अंग और अ। ये जो अह है इसको आयोगवाह कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। विसर्ग को विसर्ग और अनुस्वार, विसर्ग और अनुस्वार के संयुक्त रूप को आयोगवाह कहते हैं। इसमें विसर्ग भी आ जाता है, ये अनुस्वार का साइन है और ये अपना विसर्ग है। तो अंग और आह ये दोनों आयोगवाह में आएंगे। अनुस्वार, अनुस्वार इसको पंचमाक्षर भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कचट तप, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग और पवर्ग, इन 25 वर्णों के अलावा इन 25 वर्णों में से जो अंत का वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, जिसे हम पंचमाक्षर भी कहते हैं, ये बोर्ड पे आप देख रहे हैं, ड है, न है, ण है, न और मा, ये पांचों अक्षर, पांचों वर्ण पंचमाक्षर कहलाते हैं। इन्हीं को ही शॉर्ट रूप में या सांकेतिक रूप में हम ये शिरोरेखा के ऊपर एक डॉट बनाते हैं, एक बिंदु बनाते हैं। इस बिंदु को ही अनुस्वार कहते हैं। सर्वथा हम इसका अंग, अगर हम अंग शब्द लिखेंगे अंग, तो अंग में हम जो प्रयोग करते हैं, ये जो हम बिंदी लगाते हैं, ये डॉट लगाते हैं, ये हिंदी वर्णमाला में, हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में हम इसको अनुस्वार कहते हैं। ये अनुस्वार कहलाता है। इसी प्रकार से अनुनासिक, जब हम किसी शब्द को कांच, आँख, जब हम किसी शब्द के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं तो अनुनासिक कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुनासिक चंद्र बिंदु को ही अनुनासिक कहते हैं, चंद्र बिंदु को ही अनुनासिक कहते हैं। जैसे शब्द उदाहरण के तौर पर कांच है, आँख है, इन शब्दों को लिखने में हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। दूसरा सबसे अति महत्वपूर्ण, अब तक मैंने जितनी भी हिंदी वर्णमाला पढ़ाई है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ से प्रश्न उठने की संभावना सर्वाधिक है, और ये प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने पाया कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अब तक उठा है वह पार्श्विक और लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण से ही उठा है। ज़्यादातर क्वेश्चंस तो आयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक सभी जगह से बना है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर से, बट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बना है वो पार्श्विक और लुंठित वर्ण सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको साथियों सबसे ज़्यादा गौर देना है। आप नोट डाल के लिख सकते हैं पार्श्विक वर्ण, ये ला को हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं, लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण रा है। तो साथियों इन दोनों को 10 नंबर और 11 नंबर को आपको नोट डालकर लिखना है, पार्श्विक ला और लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण रा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वर्णमाला को अच्छी तरीके से समझा होगा। मैं 2 सेकंड के लिए बोर्ड से हट रहा हूँ, आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि मैं दोबारा इसको रफ करके और नंबर 12 से शुरुआत करूँगा। साथियों हमने 11 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 12 नंबर और 13 नंबर। तो इसमें संयुक्ताक्षर और द्वैत व्यंजन को पढ़ेंगे। संयुक्ताक्षर क्या होता है साथियों? जब किसी स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन के साथ में जब हम संयुक्त रूप से उसको जोड़ते हैं, एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा कुम्हार। तो कुम्हार में ये माँ जो है स्वर रहित है, हा में स्वर है, तो स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन के साथ जब संयोग करते हैं, जब उसको मिलाते हैं, तब यहाँ पर हम क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर बनता है। ये संयुक्ताक्षर है, ये माँ और हा का मेल बनकर ये संयुक्ताक्षर बनता है। ये कुम्हार संयुक्ताक्षर का उदाहरण है। न्याय है, यहाँ पर ना स्वर रहित है और या में स्वर है, तो इन दोनों का योग संयुक्ताक्षर कहलाएगा। इसी प्रकार से नंबर 13 द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन क्या होता है? इसमें भी सेम ही है, बट यहाँ पर चेंजेस क्या है? स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलाप तो होता है, बट यहाँ ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ माँ है, यहाँ पर हा है। यहाँ ला और ला यानी कि एक ही वर्ण है, एक ही कैटेगरी के वर्ण हैं, ला और ला, बट एक वर्ण में स्वर नहीं है, दूसरे में है। इनके मिलाप को, इनके संयुक्त रूप को हम द्वैत व्यंजन कहते हैं। मिट्टी, इसका उदाहरण देखिए, मिट्टी, इसमें टा में नीचे ये हलंत लगा दिया, इससे इसका जो स्वर है टा का वो हट चुका है, और यहाँ पर टा में स्वर है। तो मिट्टी भी हमारा द्वैत व्यंजन का ही एक उदाहरण है।
तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अब तक मैंने जितना पढ़ाया है आपके समझ में आया होगा। साथियों, कई दफ़ा मैंने वीडियो पॉज की, दोबारा रिकॉर्ड की, क्योंकि मैंने बोर्ड पे ये सारी चीज़ें लिख ली, उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की, क्योंकि इससे आपका भी समय बचता है और हमारा सबसे मेन उद्देश्य यही है कि हम कम समय में बेहतर कंटेंट अच्छी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को दे पाएँ। तो हमारा यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ हम ये क्लासेस शुरू किए। हमने गुरुजी एजुकेशन की क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, कम समय में बेहतर कंटेंट हम अपने छात्रों तक पहुंचा पाएँ। साथियों, अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कंटेंट में ऐसा कुछ लगता है जो होना चाहिए या मैंने ऐड नहीं किया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिंग करें और हमें बताएं कि हम अपनी वीडियो क्लासेस को, हम अपने कंटेंट को और कैसे बेहतर बना सकें। आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर हम आने वाली क्लासेस में सुधार करेंगे और आपके कमेंट्स का जो भी एनालिसिस है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप कमेंट ज़रूर करें। साथियों, अब मैं शुरुआत करूँगा व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण 3 आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण की। साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं व्यंजनों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर। स्वर इंद्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो स्वर इंद्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, एक सघोष, दूसरा अघोष। साथियों, आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैंने पहले ही पूरा चार्ट ड्रॉ कर रखा है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें से सघोष कौन सा है, अघोष वर्ण कौन से हैं और सघोष वर्ण कौन से हैं। तो देखिए, मैं शुरुआत करता हूं अघोष से। अघोष वर्णों की कुल संख्या 13 है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अघोष वर्णों की संख्या 13 है। 13 में ये स्पर्श व्यंजन आपको कचट तप दिख रहा होगा, जो मैंने अपनी क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। कचट तप स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। इन 25 में से पहला और दूसरा, प्रत्येक खंड का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा अघोष की श्रेणी में आता है। का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये हमारे कुल 10 जो वर्ण हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन में से लेंगे। बाकी अंतःस्थ के हमारे ऊष्म व्यंजन का हमारा बड़ा सा, षटकोण वाला सा और सा, 3 हमारा ऊष्म व्यंजन, 10 हमारे स्पर्श व्यंजन। इस प्रकार से टोटल अघोष वर्णों की संख्या 13 हो जाती है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 10 स्पर्श व्यंजन जो हम लेंगे वो प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को लेंगे। पहले और दूसरे वर्ण को लेने पर इन टोटल वर्णों की संख्या 10 हो जाएगी। जो रेड कलर से मैंने लिखा है, इनको आप काउंट कर सकती हैं, 10 हैं, 3 ये, तो टोटल अघोष वर्णों की संख्या 13 हो गई। जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है, ये हमारे सघोष हैं। सघोष वर्णों की कुल संख्या मैंने बोर्ड पर लिख रखी है, 34 है। इन 34 में से 15 सघोष वर्ण हमारे स्पर्श व्यंजन में से हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां जो वर्ण है वो हमारा सघोष कहलाता है, वह हमारा सघोष कहलाता है। तो इस प्रकार से 15 यहाँ तक ये हुए, 15 वर्ण हमारे ये हो गए। और हमारे अंतःस्थ, चारों अंतःस्थ जो हैं वो हमारे सघोष में काउंट होते हैं। इसी प्रकार से ऊष्म का जो शा, सा और सा, ये 3 तो हमारे अघोष में चले जाएंगे, परंतु जो हा है वो हमारा हा ऊष्म जो है वह सघोष में काउंट होता है। इसी प्रकार से उत्क्षिप्त वर्ण या ताड़नजात वर्ण, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि ड और ढ जो है इन्हें उत्क्षिप्त वर्ण भी कहते हैं, ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं। ये भी हमारे सघोष वर्णों में ही काउंट होते हैं। तो इस प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं, 15 हमारे स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ 4, 19, ऊष्म का हा 20, उत्क्षिप्त वर्ण या ताड़नजात 2 वर्ण हैं, इनकी संख्या जोड़ने पर हमारा 22, और सभी स्वर गाइस, सभी स्वर हमारे सघोष वर्णों में काउंट होते हैं। तो इस प्रकार से 22 + 11 स्वर हैं, तो 22 + 11 होते हैं 33।
अब यहाँ पर साथियों एक वर्ण और है जो इसमें काउंट होगा, वो हमारा आएगा आगत ध्वनि, जिसे हम कहते हैं आगत ध्वनि। डॉक्टर, जब हम डॉक्टर लिखते हैं तो इस साइन का हम प्रयोग करते हैं, डॉक्टर के ऊपर डा के ऊपर हम इस साइन का प्रयोग करते हैं, ये हमारी आगत ध्वनि कहलाती है। तो आगत ध्वनि भी हमारी सघोष वर्णों में काउंट होती है। इस प्रकार से हमारे सघोष वर्णों की कुल संख्या 34 है। गाइस, मैं आशा करता हूं कि आपको सघोष और अघोष अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अब तक मेरे पढ़ा हुआ सभी समझ में आ चुका है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया, मैं बोर्ड से हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। वर्णों का वर्गीकरण अन्य आधार पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो साथियों हमारा अगला विभाजन, अगला वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण में लगे प्रत्यय के आधार पर। अब हम वर्णों का विभाजन, वर्णमाला का विभाजन उच्चारण में लगे प्रत्यय के आधार पर पढ़ेंगे। तो उच्चारण में लगे प्रत्यय के आधार पर हम वर्णों को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। तो सबसे पहले हम जानते हैं अल्पप्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। तो साथियों, जब हम किसी वर्ण को उच्चारित करते हैं तो उस वर्ण के उच्चारण में हमें कितना समय लग रहा है, या हमारी जो वायु है वो कितनी लग रही है, कितना ज़्यादा जोर लग रहा है, कितनी ज़्यादा वायु का प्रयोग कर रहे हैं वर्ण के उच्चारण में, तो इसी आधार पर हम वर्णों को अल्पप्राण और महाप्राण की कैटेगरी में बांटते हैं। तो अल्पप्राण वह होता है जिसमें कम वायु लगे या जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे उसको हम अल्पप्राण कहते हैं, और जिसके उच्चारण में दोगुना समय या अल्पप्राण से ज़्यादा समय लगे तो हम उसको महाप्राण कहते हैं। प्राय अल्पप्राण और महाप्राण को इस प्रकार से हम बांट सकते हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन। तो मुझे लगा कि दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग पहले भी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, आप नोट डाउन कर चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। इसी आधार पर मैंने समय बचाने के लिए इसको शॉर्ट में लिखा है। मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे। यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं 1, 3 और 5, ये विषम संख्याएँ लिखी हुई हैं। तो स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अल्पप्राण की कैटेगरी में फॉल करता है। इसी प्रकार से चारों अंतःस्थ या र, ल और व ये हमारे अल्पप्राण में शामिल होते हैं। इसी प्रकार सभी स्वर, सभी 11 स्वर हमारे अल्पप्राण में सम्मिलित होते हैं। तो साथियों ये याद रखना है कि अल्पप्राण में हमारा 1, 3, 5 स्पर्श व्यंजन का, अंतःस्थ 4 प्लस 11 स्वर सम्मिलित रहते हैं। इसी प्रकार से महाप्राण हम पढ़ने वाले हैं। महाप्राण में सम संख्याएं, स्पर्श व्यंजन की सम संख्या, यानी कि दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा महाप्राण में शामिल रहता है। इसी प्रकार से इसमें चारों ऊष्म व्यंजन श, स, षटकोण वाला स और ह, ये हमारा महाप्राण में सम्मिलित रहता है। तो साथियों अब हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो इसमें हम पढ़ेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। जिन साथियों ने अब तक हमारी वीडियो देखी है, मैंने विभिन्न आधारों पर वर्णों का विभाजन किया है। ये लास्ट है, लास्ट पार्ट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उठते हैं। सबसे ज़्यादा परीक्षा में अगर वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं पहले बता चुका हूँ, उत्क्षिप्त वर्ण, प्रकंपित और पार्श्विक के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। तो इस वाले पोर्शन से उठते हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए साथियों में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कंठ, तालब, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, नासिक, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। तो कुल मिलाकर 9 प्रकार के यहाँ पर व्यंजन या वर्ण कह सकते हैं जिनको हमने कैटेगराइज किया है। तो हम शुरुआत करते हैं कंठ से। साथियों कंठ में कवर्ग के 5 वर्ण आ जाएंगे। उसके बाद स्वर के दोनों आ और विसर्ग, इसे अंग आह भी कहते हैं और इसे विसर्ग भी कहते हैं। विसर्ग का जो उच्चारण है वो हा की तरह होता है। तो ये हमारा विसर्ग, दोनों आ, कंठ में कवर्ग के 5 वर्ण इसमें सम्मिलित रहेंगे। दूसरा हमारा आता है तालव्य। तालव्य में पूरा चवर्ग, यानी कि चवर्ग के 5 वर्ण
या, शा, ई और बड़ी ई दोनों ई आ जाएंगी, या और शा हो जाएगा, चवर्ग के पांचों वर्ण हो जाएंगे। अगला हमारा आएगा मूर्धन्य। मूर्धन्य में हमारा टवर्ग पूरा आ जाएगा, रा आएगा, षटकोण वाला शा आएगा और रेर आ जाएगी। उसके बाद हमारा दंत है, दंत में हमारा स्पर्श का पूरा तवर्ग आ जाएगा, तवर्ग के पांचों वर्ण आ जाएंगे, ला आएगा, सा आएगा और जा, ये आगत वाला जा है। जा के नीचे ये डॉट लगा हुआ, ये आगत वाला जा है, साथियों ध्यान रखना है। ये आगत वाला जा हमारा जो है दंत कैटेगरी में फॉल करता है। उसके बाद हमारा आएगा ओष्ठ। ओष्ठ में पवर्ग पूरा आ जाएगा, यानी कि पवर्ग के पांचों वर्ण आएंगे, इसमें दोनों ऊ आ जाएंगे। इसके बाद हमारा साथियों दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में दंत और ओष्ठ का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें वाह है, ये बा नहीं है, वाह। साथियों ध्यान देना, ये वाह है और ये फा, आगत वाला फा है। फा के यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, जब शब्द के यहाँ डॉट लग जाता है तो ये हमारा आगत ध्वनि कहलाती है। तो वाह और फा ये हमारा दंतोष्ठ में फॉल करेगा। उसके बाद नासिक। नासिक में ये अनुस्वार आएगा। बेसिकली ये अनुस्वार अंग जो है ये अनुस्वार का ही शॉर्ट विस्तृत रूप है, इसको शॉर्ट में हम अनुस्वार कहते हैं। ये मैंने पंचमाक्षर लिखा हुआ है। स्पर्श व्यंजन जो है, स्पर्श व्यंजन यानी कचट तप, कचट तप के पांचों जो वर्ग हैं उनके जो अंतिम वर्ण हैं, अंतिम वर्ण को हम पंचमाक्षर कहते हैं। अंतिम वर्णों को हम पंचमाक्षर कहते हैं और सभी पंचमाक्षर नासिक के व्यंजन यानी कि नासिक की कैटेगरी में फॉल करते हैं। साथ ही उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में हमारे दोनों ए आ जाएंगे, आप बोर्ड पर देख सकते हैं लिखे हुए हैं। उसके बाद हमारा 9 नंबर पर आएगा कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ में हमारे ओ और औ दोनों कंठोष्ठ में फॉल करते हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने अब तक पढ़ाया है आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि कम समय में आपको अच्छे से पढ़ा सकूं, पूरा कंटेंट दे सकूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इसमें फिर भी अगर कोई कमी रह गई होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताएंगे, जिससे कि हम आने वाली अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इन कमियों को दूर करें, आपके सुझावों को सम्मिलित करें। तो प्लीज़ ये मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो में कमेंट जरूर करें, जो भी कमियां हैं आपके जो सुझाव हैं जरूर दें। अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो ये मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा है कि कंटेंट बहुत अच्छा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने मित्रों के साथ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और यही आशा करता हूं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।